अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 है आज हमारा और आज का टॉपिक है हमारा मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये वाला जो चैप्टर है न्यूट्रिशन वाला, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़ें तो आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में, ठीक है। तो मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को स्टडी करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि असल में न्यूट्रिशन क्या होता है। कुछ टर्म्स अब हम लोग पहले स्टडी करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें क्या होता है कि फूड अंदर की तरफ जाता है, जहाँ हमारे मुँह से जाता है, ठीक है, या प्लांट्स के अंदर डायरेक्टली किस तरह से जाता है, एनवायरनमेंट से जाता है, ठीक है। तो ये जिस तरह से भी फूड बॉडी के अंदर जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाता है, उसके बाद या तो वो ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, बाहर से आ रहा है, तो या वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अंदर जो प्रिपेयर होता है उसकी बात हो रही है। तो फूड सबसे पहले क्या होता है, या तो ऑब्टेन होता है या प्रिपेयर होता है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। ये ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें फूड जो भी किसी भी तरीके से आया, या तो प्रिपेयर हुआ है या ऑब्टेन हुआ है, ठीक है, उसने क्या करना है, सबसे पहले बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब होना है। जब वो एब्जॉर्ब होगा तो फिर वो कन्वर्ट करेगा इनटू द बॉडी सब्सटेंसेस, ठीक है। फूड जब हमारे अंदर सपोज गया है, ठीक है, हम तो ह्यूमंस हैं, हम तो इंजेस्ट करते हैं ना फूड। तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो अंदर जाके वो बॉडी सब्सटेंसेस में सबसे पहले एक तो ये है कि फूड पहले अंदर जाके एब्जॉर्ब होगा, फिर बॉडी सब्सटेंसेस के क्या होगा, कन्वर्ट होगा। और क्यों कन्वर्ट होगा? ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सके और एनर्जी की प्रोडक्शन हो सके। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। अच्छा, एनर्जी की प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, ये तो अब हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। एनर्जी की प्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रोसेसेस जो है वो आसानी से फंक्शन कर सकें, और बॉडी के अंदर फंक्शंस तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अकर होते हैं, तो इसलिए एनर्जी की प्रोडक्शन कहाँ से होगी? जो भी फूड हम लोग इंजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट अब न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जो भी हमारे पास ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स ऑब्टेन करेगा ऑर्गेनिज्म, वो क्या होती है, बाद में यूज़ की जाती है फॉर एनर्जी के लिए, या फिर उनसे नए मटेरियल्स की सिंथेसिस की जाती है। दो कैटेगरीज हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो भी बॉडी ऑब्टेन करेगा उसको या तो यूज़ करेगा एनर्जी के लिए, तो या फिर वो क्या करेगा, उससे नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एनर्जी के यूज़ के लिए क्यों करेगा? क्योंकि जितने भी फंक्शंस हमारे पास या रिएक्शंस अगर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एनर्जी की ज़रूरी है, ठीक है, एनर्जी होनी चाहिए तो ही होगा। लेकिन सिंथेसिस जो हमारे पास न्यू मटेरियल्स के होते हैं उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज आती है। जो भी रिएक्शंस में हमारे पास न्यू मटेरियल्स बनते हैं उनकी बात हो रही है। अच्छा, ये अब कौन कौन से एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं ये हम लोग आगे आज यही डिटेल से पढ़ने लगे हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने एनवायरनमेंट से खुद सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करना है और खुद फूड प्रिपेयर करना है। क्यों करना है? उनकी ग्रोथ के लिए और एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। देखिए, हम लोग जितनी भी डेफिनेशंस इस पे पढ़ रहे हैं, हर एक कैटेगरी में हम यही बात कर रहे हैं कि क्यों असल में फूड इंजेस्ट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। तो वो मेन बात यही है। एक तो ये कि उससे उनकी ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दूसरा ये है कि एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जिन्होंने ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को पर रिलाय करना होता है, यानी कि वो उनसे फूड लेते हैं और फिर उसके बाद यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। वो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, उसमें आते हैं प्लांट्स, जिन्होंने खुद अपना फूड प्रिपेयर करना है, खुद जो है वो उसको यूज़ करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए।
लेकिन हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में कौन सी एग्जांपल आती है, जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं। हम अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स में ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पर रिलाई करते हैं और फिर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और खाते हैं। ऐसे ही है ना। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। न्यूट्रिएंट्स का अब आपको आइडिया हो गया है, वो वाले कंपाउंड्स या एलिमेंट्स जो बॉडी ऑब्टेन करता है। क्यों करता है? ताकि एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके और खुद अपनी ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब प्लांट्स, मैंने आपको जिस तरह से अभी बताया है कि प्लांट्स क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है इस तरह के मैकेनिज्म्स की, जिससे वो खुद ब खुद एनवायरनमेंट से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसके बाद अंदर ग्लूकोज की प्रोडक्शन करते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टडी किया था, इसी तरीके से इस तरह के बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मैकेनिज्म्स हैं जिससे प्लांट्स क्या करते हैं, अब शो करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब प्लांट्स में अगर आप देखें तो सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए होते, सिर्फ ये वाले मिनरल न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए। ये तो चलो हमने मान लिया फोटोसिंथेसिस से आ जाएंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो है वो ये सारा कुछ इंजेस्ट कर लेंगे। टेस्ट नहीं बल्कि ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये तो चलो हो गया, लेकिन इनके अलावा भी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और वो अब क्यों चाहिए होते हैं? वो इसलिए चाहिए होते हैं ताकि उन्होंने और भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस करने होते हैं, ठीक है, और उनके खुद के स्ट्रक्चर्स के लिए वो नेसेसरी होते हैं, वो वाले मिनरल एलिमेंट, ठीक है। तो ये सारे मिनरल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा क्या हैं, ज़रूरी हैं। अब वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो हम प्लांट्स की बॉडी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि उनको इन न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा उनकी कह लें तादाद चाहिए होती है कि बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, कि उनके बगैर उनका कह लें कि उनकी ग्रोथ ही नहीं हो सकती। तो वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उनको चाहिए होते हैं, उनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए तो हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में चाहिए, उनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन ऑल्दो कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट नहीं है या उसकी अमाउंट कम है, उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से कम है, तो उससे क्या होता है कि उस वो एबनॉर्मेलिटी शो करता है, उसकी सही से ग्रोथ नहीं होती। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास एग्जांपल आती हैं कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स होती हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, जिंक एटसेट्रा। अब हम इन्हीं एलिमेंट्स को देख लेते हैं। अब इनका रोल देखते हैं, इनकी प्लांट लाइफ में इनका क्या क्या रोल है। सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम लोग 4 एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं, फिर 2 और एग्जांपल्स हम लोग लेक्चर के एंड में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ही देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस सबसे पहली बात तो लिखी हुई है, ये एटीपी में प्रेजेंट होता है, एडिनोसिन ट्राई न्यूक्लियोटाइड मोनोफोर।
तो सबसे पहला रोल जो फास्फोरस का आता है वो ये है कि ये कंपोनेंट होता है एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट से ही पता लग रहा है फास्फोरस इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे भी ये हम लोग लास्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। दूसरी कैटेगरी इसमें लिखी हुई है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में मैंने आपको, वैसे न्यूक्लिक एसिड्स का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है। न्यूक्लिक एसिड्स में आते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ठीक है। तो डीएनए जो उनकी जो बैकबोन होती है ना डीएनए की, वो 3 चीज़ों से मिलके बनी होती है। एक होता है उसके अंदर फॉस्फेट, एक होता है शुगर और एक होता है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रही, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि इनके बैकबोन में भी फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी इसमें आती है कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स वही होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि जब कोई भी ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच करता है एंजाइम को तो वो कोएंजाइम बनाता है, ठीक है। तो कोएंजाइम्स के अंदर भी फास्फोरस प्रेजेंट होता है। सेकेंड इसका फंक्शन आता है, ये सीड जर्मिनेशन में भी नेसेसरी होता है, ठीक है। यानी कि सीड जब जर्मिनेट करता है इनटू द सीडलिंग, ठीक है, तो उसमें भी ये फास्फोरस नेसेसरी होता है। थर्ड कैटेगरी इसमें आती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चौथी चीज आती है प्रोटीन की फॉर्मेशन में, यानी कि प्रोटीन्स जब बनती हैं वो एक बहुत लंबा और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। ये भी नहीं मैं आपको बता रही, सिंपल आप बस ये याद रखें कि प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में भी फास्फोरस रिक्वायर्ड है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है पोटेशियम। पोटेशियम का रोल क्या है, ये रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रिड्यूस करता है वाटर लॉस को फ्रॉम लीव्स। वही बात है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में ही इसका रोल है, तो इससे क्या होता है कि वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करता है लीव्स से, जिसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं डिटेल से नहीं जा रही, ठीक है, बस आपने ये इनके फंक्शंस इसी तरह से याद करने हैं। और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये आप लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने उसमें सोडियम और पोटेशियम का रोल देखा था कि किस तरह से वो ऑस्मोसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। तो पोटेशियम की वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आधे से ज़्यादा फंक्शंस ऑलरेडी आपको पता है, हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। थर्ड हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है सल्फर। सल्फर क्या होता है, ये कंपोनेंट होता है प्रोटीन्स का, ये भी कंपोनेंट है विटामिन्स का और एंजाइम्स का, ठीक है। फोर्थ हमारे पास आता है कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, ठीक है। एंजाइम्स की एक्टिवेशन एनर्जी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखी थी, लेकिन इटसेल्फ एंजाइम्स को भी एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। दूसरा इसमें आता है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सेल वॉल का। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसका ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी होता है, यानी कि सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर बनाने में कोई डिफरेंट कंपोनेंट्स का रोल होता है ना, उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तीसरी चीज इसमें आती है, ये इन्फ्लुएंस करता है वाटर मूवमेंट इन सेल्स। क्योंकि ये सेल वॉल में इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये वाटर मूवमेंट में भी हेल्प आउट करता है। सेल्स के अंदर जो वाटर मूवमेंट होती है, कैल्शियम का उसमें भी रोल है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले आती है आयरन। ये नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस में। दूसरा ये भी एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को। एक्टिवेशन में हम लोगों ने अभी देखा है, कैल्शियम भी एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को और आयरन भी कर रहा है। दूसरा आता है मोलिब्डेनम। ये भी कंपोनेंट होता है एंजाइम्स का। ये क्या करता है, रिडक्शन करता है नाइट्रेट्स की इनटू अमोनिया। नाइट्रेट्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में हमारे पास नाइट्रेट्स क्या करते हैं, प्लांट की बॉडी के अंदर जाते हैं। तो इसने क्या करना होता है, रिडक्शन करनी होती है नाइट्रेट्स की इनटू अमोनिया। क्यों करनी होती है, ताकि नाइट्रोजन साइकिल चला सकें। प्लांट्स की बॉडी के अंदर एक नाइट्रोजन साइकिल होता है, एक हमारे पास होता है सल्फर साइकिल, एक होता है कार्बन साइकिल। तो इस तरह डिफरेंट हमारे पास साइकिल्स प्लांट की बॉडी के अंदर अकर होते हैं, और जो एनवायरनमेंट से पूरा एक साइकिल चलता है, उसमें एक साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल।
उसमें जो एक स्टेप नाइट्रोजन साइकिल के अंदर जो एक स्टेप होता है, उसमें मोलिब्डेनम का रोल होता है। ठीक है? ए साथ में ये इम्पोर्टेंट होता है इन बिल्डिंग अमाइनो एसिड्स। ठीक है? अमाइनो एसिड्स वही हैं जो कि क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स की के अंदर प्रोटीन्स की सिंथेसिस में। ठीक है? प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो है बोरॉन। ये शुगर ट्रांसपोर्ट में इम्पोर्टेंट है और सेल डिवीजन में इम्पोर्टेंट है। सेल डिवीजन पे ऑलरेडी पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। और सिंथेसाइज करता है ये, यानी कि प्रोड्यूस करता है सर्टेन एंजाइम्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट आता है कॉपर। कॉपर भी कंपोनेंट है सेवरल एंजाइम्स का। नेक्स्ट है हमारे पास मैंगनीज। ये इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी में और रेस्पिरेशन की एबिलिटी। ये दोनों में प्रोसेसेस में मैंगनीज बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये इसका फंक्शन आता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वही है जो कि नाइट्रोजन साइकिल प्लांट की बॉडी के अंदर अकर होता है। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है जिंक। ये भी हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है? फिर हमारे पास आता है क्लोरीन। ये ऑस्मोसिस करता है वाटर की। ठीक है? उसमें इन्वॉल्व होता है। ऑस्मोसिस भी अब आप लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत मरतबा स्टडी कर चुके हैं। निकल आता है, ये भी नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है? अब हम लोगों ने ये सारे फंक्शंस तो स्टडी कर लिए। इसमें से ज़्यादातर आप देखिए फंक्शंस उनका क्या है, ज़्यादातर का एंजाइम्स के लिहाज से फंक्शन है और दूसरा उनका फंक्शन है नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म में। ठीक है? और तीसरी कैटेगरी थी फोटोसिंथेसिस। आधे से ज़्यादा जो है वो ये न्यूट्रिएंट्स का जो हम लोगों ने फंक्शन देखा वो इन 3 प्रोसेसेस में ही है। ठीक है? तो इसमें इतना रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक तरह से सारी एक लिस्ट बनाएँ कि हर एक का किस-किस के लिहाज से है, तो फिर उसके बाद ईज़िली आपको याद हो जाएगा कि ये फंक्शन तो इस के अंदर है, सेम वही है, तो आप वही लिख लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक-एक एडिशनल जो फंक्शन और दिया हुआ है वो आपको साथ में याद करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी और एमसीक्यू। ठीक है? लाज़मी याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब रोल आता है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का। मैंने अभी जब ये टेबल स्टार्ट करना था मैंने आपको बताया था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कुछ अभी हम स्टडी करते हैं, बाकी मैं आपको एंड में 2 बताऊंगी। तो उनमें से 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अब ये हैं। ठीक है? नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। नाइट्रोजन से ही पहले ही पता लग रहा है ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा। और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्या है? नाइट्रोजन साइकिल है जो प्लांट्स के अंदर अकर होता है। और उसमें एक स्टेप यही है कि प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। ठीक है? तो ये जो एब्जॉर्प्शन है उसके बाद क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल होता है। ठीक है? तो नाइट्रोजन दूसरा इसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट किस चीज़ का होता है? प्रोटीन्स का, हार्मोन्स का, क्लोरोफिल का, विटामिन्स का और एंजाइम्स का। तो हर एक चीज़ में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंट है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, स्टेम और लीफ की ग्रोथ में हेल्प आउट करेगा। अगर हमारे पास सपोज कि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इतनी भी नहीं होनी चाहिए, उससे क्या होता है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग डिले होती है, ज़्यादा टाइम लेती है। लेकिन सपोज कि अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हुई हुई है, यानी कि अमाउंट से कम है, उससे क्या होगा, उसकी यील्ड रिड्यूस करेगी और उससे क्या होगा, उसके लीव्स येलो होना शुरू हो जाएंगे और उसकी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता होगी। ठीक है? बहुत कम कम अरसे में जाके उसकी ग्रोथ होगी, बहुत स्टंट ग्रोथ होगी। ठीक है? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनके रोल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोसेसेस में। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम। इसका ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल का। ठीक है? क्लोरोफिल जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। दूसरा ये एंजाइम की फंक्शनिंग में भी ये नेसेसरी है ताकि कार्बोहाइड्रेट, शुगर और फैट्स वगैरह रिड्यूस कर सके। तीसरा आ जाता है फ्रूट्स और नट की फॉर्मेशन करती है। चौथा आता है सीड की जर्मिनेशन के लिए एसेंशियल है और अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई हो
सपोज़ कि मैग्नीशियम की रिक्वायर्ड अमाउंट प्रेज़ेंट नहीं है, तो उससे क्या होगा, इससे भी येलोइंग हो जाएगी लीव्स की और साथ में विल्टिंग होगी, यानी कि वीक हो जाएँगे लीव्स, ठीक है? तो हर एक की अमाउंट लाज़मी तौर पर उतनी ही होनी चाहिए, जितनी प्लांट्स को रिक्वायर्ड है, ख़ास तौर पर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। अब मैं आपको बुक से ये पढ़ाती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है, ठीक है? और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले 3-4 डेफिनेशंस देखी थी, जिसमें सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन की देखी थी, ठीक है? ये बात करते जाए ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, इनका डिफरेंस आता होता है और ये भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है? फिर हम लोगों ने मिनरल न्यूट्रिशन एंड प्लांट स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहले इसमें हम लोगों ने डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे थे, किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर मिनरल्स को, ठीक है? दूसरा इसमें हम लोगों ने देखा था कि कुछ ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और कुछ कम अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, और वो कौन-कौन से होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका डिफरेंस आता होता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम लोगों ने ये टेबल स्टार्ट की है। ये सारे फंक्शंस आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, ठीक है? कार्निवोरस प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग स्मॉल एनिमल्स। The products of this digestion are used to supplement the plant supply of nitrogen. यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स का तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, लेकिन कुछ कार्निवोरस प्लांट्स भी होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो स्मॉल स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना, उनको ट्रैप करते हैं अपने अंदर। वो अपने अंदर जब अंदर ट्रैप करेंगे, उससे क्या करेंगे, उनको नाइट्रोजन मिलेगी और उससे वो अपनी प्लांट की जो क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट होती है ना नाइट्रोजन की, वो इससे पूरी करते हैं, ठीक है? फिर हम लोगों ने इसमें अब रोल ऑफ नाइट्रोजन मैग्नीशियम भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया। ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनका रोल्स आ सकते हैं, ठीक है? उसका मैग्नीशियम का क्लोरोफिल में ज़्यादा होता है, उसका नाइट्रोजन साइकिल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है? लेकिन ये आपने सारे रोल्स याद करने हैं। आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। फिर हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, आप वहाँ पे जाए कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।